नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रुचि बिहार क्लासेस में। जैसा कि प्यारे साथियों आप सभी को मालूम है, हम सभी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। हम सभी के पास ज़्यादा समय भी नहीं है और ऐसी स्थिति में हम सभी को सिर्फ़ और सिर्फ़ वीवीआई क्वेश्चन को ही पढ़ना पड़ेगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम भी है, 2 फरवरी से हम सभी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? कितना? 2 तारीख, ठीक है प्यारे बच्चों? शायद आप सभी को मालूम होगा, जिनको मालूम नहीं है सुन लो, ठीक है? 2 तारीख यानी कि 2 फरवरी से हम प्यारे बच्चों हम सभी का एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है और जिसमें आप सभी को फर्स्ट सिटिंग में आर्ट्स वालों का फिलोसफी, ठीक है, फिलोसफी का एग्जाम होगा एंड साइंस वालों का बायोलॉजी का एग्जाम होगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड सिटिंग में प्यारे बच्चों आर्ट्स वालों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा और कॉमर्स वालों का भी इकोनॉमिक्स का ही एग्जाम होगा। और आज का यह वीडियो इकोनॉमिक्स का ही वीडियो है। मेरा मतलब है आज के क्लास में मैं आप सभी को, अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं या फिर कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, ये वीडियो दोनों विद्यार्थी के लिए है, ठीक है। अगर आप आर्ट्स रखे हो फिर भी ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप सभी कॉमर्स रखे हो या फिर आर्ट्स रखे हो, दोनों विद्यार्थी के लिए सीधा समझो, दोनों विद्यार्थी के लिए आज का यह वीडियो स्पेशल है। कैसे स्पेशल है अब मैं बताता हूँ, ठीक है। आज की क्लास में प्यारे साथियों जरा ध्यान से सुनिएगा। आज की क्लास में मैं आप सभी को इकोनॉमिक्स का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सीधा समझो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो इकोनॉमिक्स का प्यारे बच्चों आज मैं आप सभी को 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीधा समझो तो वीवीआई क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिएगा। 2026 को यानी कि 2 तारीख को सेकंड सिटिंग में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। यहाँ से लगभग यहाँ से कई मतलब बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा सेकंड सिटिंग में। ये दोनों विद्यार्थी के लिए स्पेशल है, अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं या फिर कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हम सभी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हम सभी के पास ज़्यादा समय भी नहीं है कि हम सभी फालतू का बातचीत करेंगे। मैं डायरेक्ट आप सभी को क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा, बस आप सभी याद करते जाइएगा, ठीक है। तो शुरू किया जाए। देखिएगा प्यारे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ठीक है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता उपयोगिता क्या होती है? मालूम है आप सभी को? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है प्यारे बच्चों तब सीमांत उपयोगिता मालूम है क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, शून्य होती है, ठीक है। कैसे शून्य होती है ये देखो। जब उपभोक्ता किसी वस्तु का उपयोग करता है तो कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है। जब उपभोक्ता किसी वस्तु का उपयोग करता है तो कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब कुल उपयोगिता अपनी सबसे ऊंची बिंदु पर पहुंच जाती है। उसी समय प्यारे बच्चों सीमांत सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता हमेशा शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए 100% राइट आंसर है। मैं आप सभी को एक बात बताना भूल गया था, मैं जितना भी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा सभी क्वेश्चन का आंसर 100% सही होगा, ठीक है। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शायद आप सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जिनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वही बच्चे जानते होंगे। अब बढ़ते हैं हम सभी 2 नंबर की क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिएगा 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किससे बचना चाहिए? राष्ट्रीय आय की गणना में, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किससे बचना चाहिए? गणना गणना लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि गणना मतलब गिनती होता है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि गणना केताड़ी, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में किससे बचना चाहिए? बहुल गणना से या फिर एकल गणना से या फिर दोहरी गणना से या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? सी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो दोहरी गणना से, ठीक है। अब देखो दोहरी गणना क्या होता है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसी वस्तु या सेवा को एक से अधिक बार गिन लेना दोहरी गणना कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लो, याद हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसी वस्तु या सेवा को एक से ज्यादा बार गिन लेना ही दोहरी गणना कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं हम सभी 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। माइक्रो जिसका अर्थ होता है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? एक सेकंड मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं, ठीक है। चलिए, माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा से अद्भुत हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी चाहोगे सर इकोनॉमिक्स पे वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दीजिए तो मैं ट्राई करूंगा लाने के लिए आप सभी का, लेकिन आप सभी कमेंट करोगे तो। माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा से अद्भुत है? अरबी, जर्मनी या फिर ग्रीक, जिसे हम सभी यूनानी भाषा बोलते हैं, या फिर अंग्रेजी, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है, ठीक है। माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्नलिखित में कौन सी भाषा से अद्भुत है? तो ग्रीक, जिसे हम सभी यूनानी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का स्व अस्तित्व होता है?
निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? देखो, सबसे पहला ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, दूसरा ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखो, एग्जाम में प्यारे बच्चों आप सभी को क्या करना है, फाइनली ये तो पता चल गया कि आप सभी को एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, सॉरी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप सभी को मात्र 50 का ही आंसर देना है, ठीक है, ये तो आप सभी को पता चल गया, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, आप सभी को ओ मार्क्स शीट को प्यारे बच्चों ध्यान से रंगना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर भी थोड़ा सा हुआ ना तो नंबर कट जाएगा, आप सभी का 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो आप सभी को ओ मार्क्स शीट को ध्यान से रंगना है। कलम कौन कौन रखना है आप सभी को, तो ब्लू कलम और या फिर ब्लैक कलम, दोनों में से किसी कलम से आप सभी ओ मार्क्स शीट को रंग सकते हो। शायद आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं बता दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? बताइए आप सभी। कितने बच्चे चाहते हो कि सर एग्जाम में लिखा किस तरीके से जाए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, कि हम सभी को प्रॉपर नंबर मिले, 2 नंबर में 2 नंबर मिले और 5 नंबर में 5 नंबर मिले? अगर आप सभी इस पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा आप सभी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? तो 4 का सही जवाब क्या हो सकता है बताइए। एक सेकंड, कहाँ भाग गया? 4 का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है। आपसे भी किसी से भी पूछ लेना, एआई, चैट जीपीटी, गूगल, किसी से भी पूछ लेना, मैं सभी क्वेश्चन का 100% आंसर मैं आप सभी को बता रहा हूं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ठीक है, एकदम 100% राइट आंसर है। निम्न में, ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है कैसे? निम्नलिखित में अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर केंद्रीय कृत नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर उपयुक्त सभी? बताइए। जी प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हो सबका राइट आंसर है। निम्नलिखित में अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भी, केंद्रीय कृत नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में भी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। याद हो गया? चलिए याद रखिएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष कौन सा वर्ष है? ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन प्यारे बच्चों। वित्तीय वर्ष कौन सा वर्ष है? देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है? वित्तीय वर्ष 12, देखो प्यारे बच्चों, वह 12 महीने की अवधि है। वित्तीय वर्ष वह 12 महीने की अवधि है जिसका उपयोग सरकार, व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा लेखांकन, बजट बनाने और करों का हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष कौन सा वर्ष है? तो शॉर्टकट में ऐसे समझो, वित्तीय वर्ष 12 महीने की वह अवधि है जिसका उपयोग सरकार, व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा लेखांकन, बजट बनाने और करों का हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है, उसे वित्तीय वर्ष बोला जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है हम सभी को, वित्तीय वर्ष कौन सा वर्ष है? आप सभी को हूबहू एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन भी रहेगा और ऑप्शन भी ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी क्या टिक मारोगे? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से प्यारे बच्चों, एक सेकंड मैं लिख देता हूं। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, वित्तीय वर्ष कौन सा वर्ष है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब देखो यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। भारत में वित्तीय वर्ष, देखो यहाँ देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, हमारे देखो प्यारे बच्चों, हर एक देश में अलग समय में वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारे भारत देश में 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले कैलेंडर यानी कि अगले साल 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। देखो उदाहरण के लिए, वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी कि 2024 में, ठीक है, 2024 में जो लागू हुआ था और 2025 में कब समाप्त हुआ था मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो वर्तमान में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ था। ठीक है, यानी कि शुरू हुआ था और 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गया था। ठीक है, जिसे आमतौर पर FY 20 यानी कि 2024-25 कहा जाता है। ठीक है, कितना शॉर्टकट है, आपसे भी याद रखिएगा। वीडियो को रोक लो, ठीक है, पढ़ लो, 2-4 बार याद हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो का लेंथ का लगभग 2 घंटा 3 घंटा का हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है जिनको डिटेल में समझाना पड़ता है। ठीक है, मैंने सोचा आप सभी को सिर्फ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, समझाने की बात दूर रह गई तो उनको छोड़ दो। ठीक है, अभी आप सभी के पास समझने का समय नहीं है, क्वेश्चन आंसर को बस आप सभी याद कर लो। वित्तीय वर्ष कौन सा वर्ष है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है। ठीक है, चलिए, और हमारे भारत देश में वित्तीय वर्ष कब से, मतलब कब लागू होता है, कब समाप्त होता है? तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप सभी। देश में कितने राज्य वित्त निगम है? यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि देश में कितने राज्य हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है देश में कितने राज्य वित्त निगम है। ठीक है, क्वेश्चन में आंसर छिपा रहता है। ठीक है, देश में कितने राज्य वित्त निगम है? ठीक है, बताइए। 7 का सही जवाब क्या होगा? 7 का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 18। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देश में कितने राज्य वित्त निगम है? तो 18। ठीक है, देखो भारत वर्तमान में 18 राज्य वित्त निगम कार्यरत करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? बताइए, ऐसा कौन सा अर्थव्यवस्था है इसमें निजी स्वामित्व होता है?
मालूम है आप सभी को? तो कमेंट कीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? तो 8 का सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, दिमाग में फिट कर लो, सर ये बताए थे, तो एग्जाम में भी टिक मारना है ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लगभग आप सभी को 15-20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, मुद्रा, श्रम या फिर पूंजी? निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? मुद्रा। जबकि भूमि, श्रम, पूंजी ये सभी उत्पत्ति का साधन है, जबकि मुद्रा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व की सभी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? पूरे पृथ्वी की अर्थव्यवस्था प्यारे बच्चों कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। 10 का सही आंसर क्या होगा? विश्व की सभी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो लगभग मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 98% ये क्वेश्चन पूछ सकता है। विश्व की सभी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर है। नेक्स्ट, उत्पादक के निम्नलिखित में से कौन से साधन है? उत्पादक के निम्नलिखित में से कौन से साधन है बताइए? भूमि, श्रम एवं पूंजी, व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बच्चे बच्चे को शायद मालूम होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है जी, 100% सही आंसर है। उत्पादन के लिए हमें भूमि की भी आवश्यकता है, श्रम एवं पूंजी की भी आवश्यकता है, व्यवस्था भी की भी आवश्यकता है, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, उत्पादक के निम्नलिखित में से कौन से साधन है? तो ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने, देखो ज्यादातर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, उसमें आप सभी को 50 क्वेश्चन आसान देगा, 50 क्वेश्चन मुश्किल देगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जिनका उत्तर आपको आता हो उसी में टिक मारिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, टिक मार लीजिएगा, उसके बाद मार्कशीट को रंगिएगा। निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? बताइए। 12 का सही जवाब प्यारे बच्चों याद रखिएगा हमेशा, ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, मैं तब तक पानी पीता हूं थोड़ा सा, तब तक आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। चलिए पढ़ लिए। निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट, मांग के निर्धारक तत्व हैं। क्वेश्चन है, मांग के निर्धारक तत्व हैं बताइए। मैं पेन का कलर थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूं। ठीक है, ब्लैक ब्लैक ब्लू कर दूं या फिर ब्लैक, चलो ब्लू। मांग के निर्धारक तत्व हैं बताइए। 13 का सही जवाब, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो सबका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो वस्तु की कीमत, आय स्तर, संबंधित वस्तु की कीमत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है। ठीक है, मांग के निर्धारक तत्व है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाओ। चक्रीय प्रभाव के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? चक्रीय प्रभाव के निम्न में कौन सा प्रकार है? वास्तविक प्रभाव, मौद्रिक प्रभाव या फिर ए और बी दोनों? तो इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा सही आंसर? चक्रीय प्रभाव के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? तो 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, वास्तविक प्रभाव भी है, मौद्रिक प्रभाव भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए। भारत में कौन सा बैंक साख सर्जन करता है? बहुत ही खास क्वेश्चन है। भारत में, ठीक है एक सेकंड, भारत में कौन सा बैंक साख सर्जन करता है? व्यवसायिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक या फिर सहकारी बैंक? तो इस क्वेश्चन का जितने भी बच्चे सही आंसर कमेंट कर दिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उनका 70% अभी तैयारी काफी ठीक ठाक चल रहा है। भारत में कौन सा बैंक साख सर्जन करता है? तो याद रखिएगा हमेशा व्यवसायिक बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में कौन सा बैंक साख सर्जन करता है? तो व्यवसायिक बैंक। ठीक है, चलिए। धन का वह भाग जिसे अधिक धनोपार्जन के लिए लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। धन का वह भाग जिसे अधिक धनोपार्जन के लिए लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आप सभी गांव में देखे होंगे किस्ता विस्ता वाला। ठीक है, जिनके पास ज्यादा धन रहता है वो किस्ते में कन्वर्ट कर देते हैं, इन्हीं कारण उन्हें ब्याज लगाकर वसूला जाता है, मतलब ढेर सारा पैसा कमाया जाता है। ठीक है, धन का वह भाग जिसे अधिक धनोपार्जन के लिए लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? निवेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती कर देंगे? उत्पादन, पूंजी में टिक मारेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, ए गलत है, बी भी गलत है, सी सही है। ठीक है, याद रखिएगा धन का वह भाग जिसे अधिक धनोपार्जन के लिए लगाया जाता है उसे निवेश कहते हैं। ठीक है, निवेश सही जगह किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि फालतू जगह में इधर से उधर, मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, धन का वह भाग जिसे अधिक धनोपार्जन के लिए लगाया जाता है उसे निवेश कहते हैं। ठीक है, 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशियन ड्रामा का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 17 नंबर में, एशियन ड्रामा का प्रतिपादन किसने किया बताइए? बताइए मालूम है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है,
गुन्नार मड्रल, ठीक है, गुन्नार मड्रल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एशियन ड्रामा का प्रतिपादन किसने किया? गुन्नार मड्रल, ठीक है। चलिए, एकाधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादक होता है। एकाधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादक होता है, एक से अधिक, दो से अधिक, या फिर सिर्फ एक, या फिर इनमें से कोई नहीं। एकाधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादक होता है, तो 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, सिर्फ एक होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, मैं समझा सकता हूँ आप सभी को, मैं क्वेश्चन को समझा सकता हूँ, लेकिन अभी समझाने का समय नहीं है। आप सभी मेरा बात पे यकीन करो, मेरी बातों को यकीन करो। अभी आप हम सभी के पास समझने का ऑप्शन मतलब समय नहीं है। अभी क्वेश्चन आंसर को देखो, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन को पढ़ो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो, अभी समझो मत, ठीक है। एक अधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादक होता है, तो सिर्फ एक होता है, ठीक है। चलिए, एक व्यावसायिक बैंक का तलपट कितने भागों में बांटा गया है? एक व्यावसायिक बैंकों का तलपट कितने भागों में बांटा गया है? एक भाग, दो भाग, तीन भाग, या फिर चार भाग? तो 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दो भाग में, ठीक है। याद रखिएगा, एक व्यावसायिक बैंक का तलपट कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्र देखो, ये जो क्वेश्चन है फिर बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? देखो, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम सिर्फ शॉर्ट में आरबीआई के नाम से जानते हैं, शायद आपको मालूम होगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को। यहाँ पर ऑप्शन गलत है ना, 20 का सही जवाब जो है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को, यहाँ पर देखो क्वेश्चन टाइप करने में गलती कर दिया, लेकिन यहाँ पर होगा 1949 को, ठीक है। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। आप सभी वीडियो को लाइक कर दो फिलहाल के लिए, मैं तब तक पानी पीता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, आप सभी को पता चल गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन हमारे जो टाइपिंग मास्टर है, जिन्होंने क्वेश्चन को टाइप किया है, नोट किया है, वे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी सीधा समझो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, लेकिन वहाँ पर 1949 होगा, ठीक है। 1949, 1 जनवरी 1949 को हमारे भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने कहा अर्थशास्त्र जो है ना धन का विज्ञान है? आखिर किसने कहा मेरे भाई? किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किस एडम स्मिथ ने कहा था, ठीक है। याद रखिएगा, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र जो है ना धन का विज्ञान है। इसको पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्रक के द्वारा किया जाता है? अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्रक के द्वारा किया जा सकता है? सरकारी क्षेत्रक, विदेशी क्षेत्रक, उत्पादक क्षेत्रक, या फिर पारिवारिक क्षेत्रक? अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्रक के द्वारा किया जा सकता है? तो 22 का सही जवाब जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हो, सबका राइट आंसर है उत्पादक क्षेत्रक के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक टेलीविजन, प्यारे बच्चों सोचो, आर्थिक मतलब आप सभी नहीं जानते हो, ठीक है। आर्थिक मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है? तो टेलीविजन एक आर्थिक वस्तु है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर या तो क्या ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल्य प्रतिपादक कौन थे? कम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल्य प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल, जे आर हिक्स, या फिर एच एच गोसेन, पॉल सेम्यूलसन? बताइए, अल्सन, ठीक है, पॉल सेमू अल्सन लिखा हुआ है चौथा, ठीक है। एच एच गोसेन, 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एच एच गोसेन, ठीक है। इसको शॉर्ट में गोसेन के नाम से हम सभी जानते हैं। सीमांत, सम सीमांत, ठीक है, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल्य प्रतिपादक कौन थे? तो गोसेन, ठीक है। चलिए, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखो, यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेगा आप सभी को। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? एंड यहाँ पर क्वेश्चन हम सभी को पूछ रहा है 25 नंबर में, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर देखो, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुई थी, एंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1956 को हुई थी। याद हो गया? दोनों क्वेश्चन आप सभी को याद हो गया। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1956 को हुई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, यूरोपीय मुद्रा संघ क्या लिखा हुआ है, सॉरी, यूरोपियन मुद्रा संघ का गठन कब किया गया? अब इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 1999 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यूरोपियन मुद्रा संघ का गठन कब किया गया? 1999 को किया गया था, ठीक है। देखो, यूरोपीय मुद्रा संघ, ठीक है, जिसे हम सभी शॉर्ट में ईएमयू के नाम से जानते हैं, का औपचारिक गठन 1 जनवरी 1999 को किया गया था, ठीक है। चलिए, 1 जनवरी को। निम्नलिखित में बजट में हो सकता है, बजट में हो सकता है आगाम घाटा, वित्तीय घाटा, प्रारंभिक घाटा, या फिर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या हो सकता है? बताइए, निम्नलिखित में बजट में क्या हो सकता है? बजट में क्या हो सकता है? 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों। आगाम घाटा भी हो सकता है, वित्तीय घाटा भी हो सकता है, प्रारंभिक घाटा भी हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी 100% राइट आंसर है।
बजट में ये सभी हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर हिंट लिखा हुआ है बजट। बजट का मतलब बहुत आसान है प्यारे बच्चों। देखो यह भविष्य के लिए, ठीक है, यह भविष्य के लिए पैसा कहाँ से आएगा। आय का मतलब क्या क्या होता है, पैसा कहाँ से आएगा, और व्यय का मतलब पैसा कहाँ पर खर्च होगा, ठीक है, का एक अनुमानित लेखा जोखा योजना है, ठीक है। बजट क्या है, सीधा समझो, बजट एक पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ पर खर्च होगा, एक अनुमानित लेखा जोखा परियोजना है बजट, ठीक है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी को ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो ऑप्शन नंबर डी में टिक मारिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तभी याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकंड, 29, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई, तो 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर होगा 1995 को, ठीक है। 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई। अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, ठीक है, या फिर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, ठीक है, एक सेकंड, या फिर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, आप कॉमर्स वाले विद्यार्थी को शेयर कर दो, अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, आप आर्ट्स वाले विद्यार्थी को शेयर कर दो, ताकि दोनों का मदद हो जाए, ठीक है। समझ रहे होंगे आपसे भी। चलिए, मुद्रा पूर्ति का नियम कौन करता है। मुद्रा पूर्ति का नियम जो है ना, भारत सरकार नहीं करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा बताइए। जी जी, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। मुद्रा पूर्ति का नियम जो है ना प्यारे बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जिसे हम सभी शॉर्ट में आरबीआई के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो, भारत में मुद्रा पूर्ति का नियम और नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, भारत देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है। हमारे भारत देश में कागजी नोट जो है जारी करने का कार्य कौन करता है। व्यावसायिक बैंक, केंद्रीय बैंक, विश्व बैंक या फिर औद्योगिक बैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय बैंक, ठीक है। याद रखिएगा, भारत देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है, तो केंद्रीय बैंक, ठीक है। और केंद्रीय बैंक का मतलब क्या होता है मालूम है आप सभी को। यहाँ देखो प्यारे साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक ही हमारे भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक को ही भारत का केंद्रीय बैंक बोला जाता है। बस देखो, दोनों संस्था एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। समझ रहे होंगे आप सभी। भारत देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है, तो केंद्रीय बैंक, और केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम सभी शॉर्ट में आरबीआई के नाम से जानते हैं। या तो क्या आप सभी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 अप्रैल को प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1935 1 अप्रैल, ठीक है। मैं आप सभी को पूरा डिटेल में, देखो आप सभी को जो क्वेश्चन समझाने का लायक है ना, उनको मैं तो 100% समझाऊंगा ही समझाऊंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। चलिए, वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को क्या बोलते हैं, उपयोगिता प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रखिए, उपयोगिता, ठीक है। वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को हम सभी उपयोगिता बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 32 का। चलिए, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग हमेशा क्या बढ़ती है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग प्यारे बच्चों बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय क्या क्या लिखा हुआ है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान होता है, बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान होता है मूल्य तंत्र द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो, मूल्य तंत्र क्या है, मूल्य तंत्र कीमत बढ़ाने या घटाने का वह तरीका है जिससे बाजार खुद व खुद तय करता है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है और किसे बेचना है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है, मूल्य तंत्र। याद रखिएगा, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान हमेशा मूल्य तंत्र के द्वारा ही होता है, ठीक है। चलिए, अवसर लागत को क्या कहा जाता है, तो अवसर लागत को प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, हस्तांतरण आय भी कहा जा सकता है, ठीक है। अवसर लागत को क्या कहा जा सकता है, अवसर लागत को हस्तांतरण आय कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन धन की विशेषता है। धन की विशेषता, उपयोगिता, विनय, विनिमय, साध्यता, सीमितता। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बताइए। जी, 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उपयोगिता भी होगा, विनिमय, साध्यता भी होगा, सीमितता भी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। 37, यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र में किसी वस्तु को धन, ठीक है, अर्थशास्त्र में किसी वस्तु को धन कहलाने के लिए उसमें ये सभी आवश्यकता होनी ही चाहिए। यानी कि अर्थशास्त्र में प्यारे बच्चों, कोई भी वस्तु है उनको, यानी कि महंगाई उनको कहने के लिए, वे महंगा है, उनको महंगा कहने के लिए उनमें उपयोगिता भी होनी चाहिए, विनिमय साध्यता भी होनी चाहिए, सीमितता भी होनी चाहिए, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत हैं। विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत हैं, बताइए। 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप सभी पढ़ लो, विदेशी वस्तुओं का आयात, विदेश में निवेश, पर्यटन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। याद रखेगा, देखो यहाँ पर कुछ हिंट भी होगा शायद, ठीक है। यहाँ देखो हिंट लिखा हुआ है, जब हम दूसरे देशों से सामान आयात करते हैं, आयात मतलब क्या होता है, मंगाते हैं, ठीक है, तो भुगतान के लिए उसे विदेशी मुद्रा देना चाहिए, ठीक है, देना भी पड़ता है। विदेशों में निवेश करने या संपत्ति खरीदने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, मुद्रा की। विदेशों में पर्यटन, पर्यटन मतलब घूमना फिरना, ठीक है, घूमने फिरने के लिए खर्चों को
खर्चों को पूरा करने के लिए भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए विदेश में क्या लिखा हुआ है, विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत है। तो विदेशी वस्तुओं का आयात भी है, विदेश में निवेश भी है, पर्यटन भी है, ठीक है। आयात मतलब क्या होता है, ये भी आपसे भी जानते हो। निवेश मतलब क्या होता है, ये भी आपसे भी जानते हो। निवेश मतलब हो गया कि आपसे भी कोई धंधा करना चाहते हो, तो उसमें भी आप सभी को डॉलर लगेगा, ठीक है। यूएस जैसे यूट्यूब से अर्निंग होता है तो किस में आता है, डॉलर में आता है, ठीक है। अब उसके बाद पर्यटन, अगर आप सभी घूमना फिरना भी चाहोगे तो उसमें भी आप सभी को डॉलर लगेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट आंसर, ठीक है। अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्य ह्रास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अस्थायी जमा की तुलना में बजट जमा पर ब्याज की दर क्या होती है, बताइए। कम होती है, ज्यादा होती है या फिर बराबर होती है। अस्थायी जमा की तुलना में बजट जमा पर ब्याज की दर क्या होती है। 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कम होती है, ठीक है। याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन यही सब क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन विशिष्ट अर्थशास्त्र में किया जा सकता है। निम्नलिखित में किसका अध्ययन विशिष्ट अर्थशास्त्र में किया जाता है। व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग या फिर ऑप्शन नंबर डी। जी, 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। याद रखिएगा हम प्यारे बच्चों। व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन है। व्यापारिक बैंक मतलब क्या होता है, मालूम है। व्यापारिक बैंक का मतलब होता है प्यारे बच्चों, व्यापारिक बैंक देखो मुख्य काम, व्यापारिक बैंक का मतलब होता है मुख्य काम लोगों को पैसा जमा करना, ठीक है। तो देखो इसे समझो आपसे, व्यापारिक बैंक का मुख्य काम लोगों के पैसा को जमा करना, उन्हें उधार भी देना। यानी कि जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति पैसा जमा किया, ठीक है, जो लोग मजबूरी है जिनको पैसा का, ठीक है, जो जिनको जरूरत है पैसा, उनको ब्याज के हिसाब से पैसा देना, ठीक है, यानी कि उधार देना और खास बनाना, ये सभी व्यापारिक बैंक के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन कौन है। तो देखो इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जमाएं स्वीकार करना, ठीक है, कोई व्यक्ति पैसा जमा किया, ऋण देना यानी कि ब्याज के हिसाब से किसी किसान को पैसा देना, ठीक है, उनको कमी है पैसा, उनको खेती करना है तो उनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। साख निर्माण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सीमांत उपभोग, ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मान कितना होता है। तो याद रखेगा ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 0 से अधिक होता है किंतु 1 से कम होता है, ठीक है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी, जिसे हम सभी शॉर्ट में एमपीसी बोलते हैं, उनका मान हमेशा 0 से अधिक किंतु 1 से कम होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है। आयकर, निगम कर, उत्पादन कर। देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ए और बी दोनों, यानी कि आयकर, निगम कर, उत्पादन कर नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है, तो आयकर, निगम कर, ठीक है। स्थिर आगत किस काल में स्थिर रहते हैं, ठीक है। स्थिर आगत किस काल में स्थिर रहते हैं। तो अल्पकाल में, मध्यकाल में, दीर्घकाल में या फिर कभी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, अल्पकाल में। याद रखिएगा, स्थिर आगत किस काल में स्थिर रहते हैं, तो अल्पकाल में स्थिर रहते हैं, ठीक है। चलिए, क्या होता है जब उत्पादन बंद कर दिया जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, जब उत्पादन जो है बंद कर दिया जाता है। स्थिर लागत बढ़ती है, परिवर्तन लागत घटती है, परिवर्तन लागत शून्य हो जाती है, स्थिर लागत से शून्य हो जाती है, स्थिर लागत शून्य हो जाती है, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन देख करके बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर किसमें टिक मारे कि हमको नंबर मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो नंबर आपसे भी 1 नंबर प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या होता है जब उत्पादन बंद कर दिया जाता है। उत्पादन क्या होता है, आपसे भी ये दिमाग में सोच लो, ठीक है। क्या होता है जब उत्पादन बंद कर दिया जाता है। सिंपल सा है, परिवर्तन लागत शून्य हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। मैंने बोला ना आपसे भी को समझा सकता हूं लेकिन अभी समझाऊंगा नहीं, ठीक है, अभी नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि और भी काम है। क्या होता है जब उत्पादन बंद कर दिया जाता है, तो परिवर्तन लागत शून्य हो जाता है, ठीक है। यानी कि 45 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो कुछ हिंट लिखा हुआ है। परिवर्तनशील, जिसे हम परिवर्तन लागत बोलते हैं। कच्चा माल, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन लागत का मतलब होता है कच्चा माल, बिजली। उत्पादन बंद होते ही पूरी तरह खत्म होकर शून्य हो जाता है, ठीक है, यानी परिवर्तन लागत शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अरे बच्चों इनका मतलब हो गया मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में। तो शायद यहाँ तक क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने आप सभी को बताया था कि अच्छी क्लास में हम सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरी टीम ने ये क्वेश्चन को बहुत ही मेहनत से छांट छांट के निकाला है। लगभग एक दिन उनको लग गया 45 क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। 45 क्वेश्चन ही हम सभी कवर किए ना, हाँ 45 क्वेश्चन कवर किए, ठीक है। मेरी टीम को 45 क्वेश्चन बनाने में कितना, हाँ 1 दिन का पूरा समय लग गया था, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, ये भी जितना भी क्वेश्चन आपसे भी देखे हो, ठीक है, लगभग 45 क्वेश्चन आपसे भी देखे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर आप सभी को एक बार में प्रश्न उत्तर याद नहीं हुआ है, अगर आप सभी को याद भी हो गया है, तो वीडियो को शुरू से स्टार्ट करो और एक एक क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में यानी कि अपने कॉपी में नोट करते जाओ कि मैंने इनका आंसर सही दिया या फिर गलत दिया। समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप सभी के साथ, ठीक है। तो आप सभी फिलहाल के लिए जम के तैयारी कीजिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।